नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहा जा रहा है। ये कानून क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस अधिनियम से जुड़े हुए हर तथ्यों को तो विश्लेषित करेंगे ही, साथ में हम आपको नागरिकता अधिनियम 1955 से जुड़े हुए हर तथ्यों को विश्लेषित करेंगे सरल ढंग से। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कानून की चर्चा करें, कुछ तथ्यों को हमें अपने जेहन में याद रखना होगा। किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक नागरिक और दूसरे विदेशी। नागरिकों को विदेशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा अधिकार होते हैं। कौन नागरिक होगा, ये वहाँ की सरकार और वहाँ का कानून तय करता है। अन्य अनेक देशों की तरह भारत में भी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, हमारे संविधान में किए गए हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। आजादी के बाद जब भारतीय संविधान बना तो उसके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है और वहीं पर यह बताया गया है कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारत की संसद को यह अधिकार होगा कि वो नागरिकता के संबंध में जरूरत पाने पर और कानून बना सकती है। और संसद ने इसी अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में पहली बार नागरिकता कानून बनाया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में ये बताया गया कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म के आधार पर, वंश और रक्त के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जरूरत के हिसाब से संसद ने इस कानून में संशोधन भी किया। जैसे 1986 के नागरिकता संशोधन कानून में असम के अवैध प्रवासियों को भारतीय वाणिज्य दूतावास के समक्ष पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी तरह 1992 में हुआ संशोधन तो भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे की वंश परंपरा के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान था उसमें माता को भी सम्मिलित किया गया, जबकि इसके पहले जो कानून था उसमें सिर्फ पिता को ही सम्मिलित किया जाता था। इसी तरह 2003 में संशोधन किया संसद ने नागरिकता कानून में और ओवरसीज नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया। 2005 के संशोधन से प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना अस्तित्व में आई और 2015 में संशोधन किया तो OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, उनके नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होने का प्रावधान कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि नागरिकता कानून 1955 में कोई बदलाव किया गया है। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले जान लें कि कानून है क्या। CAA 2009 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहा जा रहा है। दरअसल भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में इस संशोधन के तहत यह व्यवस्था कर दी गई है कि भारत के पड़ोसी 3 इस्लामिक राष्ट्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां से भारत आए वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के जो शिकार हुए और शिकार होकर के वो भारत आए, अब उन्हें यहाँ अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। हम आपको बता दें कि अवैध प्रवासी उन व्यक्तियों को माना जाता है जो बिना किसी वैध दस्तावेज जैसे वीजा, पासपोर्ट इत्यादि के देश में चोरी छुपे प्रवेश कर जाते हैं, और वे भी अवैध प्रवासी ही माने जाते हैं जो प्रवेश तो वैध दस्तावेजों के साथ करते हैं, किंतु उनके दस्तावेज में निर्धारित अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वे देश में बने रहते हैं। ऐसे अवैध प्रवासियों के साथ भारत में विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्यवाही की जाती है और उन्हें इसके तहत कैद अथवा निर्वासित किया जा सकता है। अब इस कानून के आने से ये कहा गया है इस कानून में कि जो 31 दिसंबर 2014 से या उससे पहले भारत के पड़ोस के 3 राष्ट्रों जिनका जिक्र किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए वहां के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कौन से 6 अल्पसंख्यक समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन,
पारसी और ईसाई। 3 राष्ट्रों के इन 6 अल्पसंख्यकों को भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें उपरोक्त दोनों अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान करते हुए भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। इसके लिए नागरिकता के लिए पंजीकरण करने के संबंध में भी इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को समयावधि की भी छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात अभी तक भारतीय नागरिक के लिए पंजीकृत होने के लिए एक शर्त यह भी थी कि वो कम से कम 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो, किंतु इस संशोधन के बाद यह समयावधि उपरोक्त संदर्भ में यानी 3 देशों से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह अवधि सिर्फ 5 साल कर दी गई है। हम आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए हुए 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता अधिनियम के तहत दे दी गई है। यहाँ आप सब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का यह प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। साथ ही इनर लाइन परमिट में आने वाले क्षेत्रों पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। हम आपको बता दें, इनर लाइन परमिट की व्यवस्था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत की गई थी। वर्तमान में यह परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। हालांकि सरकार ने जिस दिन इस अधिनियम को संसद में पारित किया उसी दिन उसने मणिपुर को भी इस इनर लाइन परमिट क्षेत्र में शामिल कर दिया। हालांकि विपक्ष और कुछ वर्गों द्वारा सरकार के इस अधिनियम का विरोध भी किया गया और खास करके इस आधार पर किया गया कि इन पड़ोसी देशों से आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं उनमें मुस्लिम वर्ग को शामिल नहीं किया गया है और इसकी वजह से संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन होता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कुछ लोगों द्वारा कि अन्य देशों से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनकी इसमें अनदेखी की गई है, जैसे श्रीलंका से आए हुए तमिल समुदाय के लोग, म्यांमार से आए हुए हिंदू, रोहिंग्या, नेपाल से आए हुए मधेसी, इन सब वर्गों की इसमें अनदेखी की गई है। हालांकि विपक्ष के आरोप का सरकार ने यह कहकर जवाब दिया है कि चूंकि भारत के तीनों पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, अतः वहां पर मुस्लिम समुदाय का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न नहीं हो सकता है और चूंकि यह धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को ही सुरक्षा प्रदान करता है यह अधिनियम, अतः इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया जा सकता। और जहां तक अन्य देशों के शरणार्थियों का प्रश्न है उसका जवाब सरकार ने यह कह करके दिया है कि समय समय पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको नागरिकता देने का कार्य किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अगर CAA का यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेड फॉर स्टडी पर। धन्यवाद।